इन दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि इसमें घटना चक्र बुक का अब यह अपडेटेड बुक है 2022 का। इसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, इसको हम टोटल क्वेश्चन इस सीरीज के तहत इसमें समाप्त करने जा रहे हैं। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, या फिर बिहार दरोगा हो गया, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस। ये सारे एग्जाम को आप देख रहे होंगे कि आपका धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है और इसमें साइंस के अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यह सीरीज को आप जरूर निश्चित शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि साइंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको 90% क्वेश्चन इसी बुक से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो अभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि इसका जो सीरीज़ है ये आपको उससे पूरा फ़ायदा ले सके और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। देख रहे होंगे कि साइंस में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको टोटल ही है अपडेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो जो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहें। क्योंकि इसका सीरीज़ का जो साइंस का जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको कम से कम समय में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, और इसमें हम डिटेल्स भी देखते चलेंगे। जो इसका जो डिस्क जो दिया रहता है इसमें, उसको भी हम देखते चलेंगे। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत धारा, इसमें मूल भौतिक राशि दिया गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको 2020 का अपडेटेड क्वेश्चन है, और इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये टोटल आपको मूल जो भौतिक राशियाँ हैं टोटल 7 है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, टोटल 7 है। और इसमें नहीं भी करके दिया जाता है कि इसमें से 7 आपको ऑप्शन में जो दिया रहेगा इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है मूल भौतिक राशि। और जो मूल भौतिक राशि होती है आपको एक दूसरे से वह स्वतंत्र दिखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वही हम उसका डिस्कशन करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन सी हो जाएगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको वाट हो जाएगा। और शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर आपको कार्य बटा समय होता है, और जो वाट होता है यह जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई आपको वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपको 2018 में भी पूछा गया और 2019 में बीपीएससी में पूछा गया। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कितना भी क्वेश्चन देखते होंगे कि आपको बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसमें रिपीट क्वेश्चन को हम थोड़ा कम ध्यान देते चलेंगे, जिसको एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बल का मात्रक है। तो बल का आपको मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो बल, जिसको इंग्लिश में हम फोर्स कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन है, या फिर किलोग्राम पर सेंटी सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यह क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि बल बराबर होता है क्या, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। यदि आप इसे कभी इंग्लिश में भी दिया रहता है कि एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर एम गुना ए होता है, यानी कि एम बराबर द्रव्यमान होता है और ए बराबर आपको त्वरण होता है। चलिए से देखते हैं। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपको कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक क्या है, तो यह अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहते हैं। इसका मात्रक आपको न्यूटन मीटर भी होता है, जिसे हम जूल कहते हैं, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं।
आवृत्ति को मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवृत्ति को आप हर्ट्ज में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें डिटेल्स देख लेते हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति है वो मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे हो गया या फिर 20 हर्ट्ज के बाद हो गया अधिक, मतलब उसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज से आपको जो मापा जाता है वो आवृत्ति मापा जाता है। और यह क्वेश्चन देखिए आपको 2000 बीपीएससी 2019 में पूछा गया है, और यह बीपीएससी प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। देख रहे हैं आपको क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो जो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो हम रेगुलर आपको 10 दिन में टारगेट रखे हुए हैं कि इसका हम ख़त्म कर देंगे। यानी कि जितने भी इसमें क्वेश्चन फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी का हो गया, हम सारों को कंप्लीट करा देंगे साथ ही डिटेल्स में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में आपको साइंस के क्वेश्चन का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो वह यदि साइंस मजबूत हो जाए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय हो गया, एसएससी, एसएससी जीडी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सब में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका जब भी हम वीडियो बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो चलिए देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए इसमें गलत दिए गए। तो जो चालक जो विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है, इसमें देखिए आपको डिटेल्स में इसमें दिया गया है, तो उसमें हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के विरोध करने की क्षमता पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, और ओम मीटर में आपको देखिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया था, यहाँ पर सिर्फ आपको दिया गया था ओम में दिया गया था, वोल्ट में, एम्पियर में और फारेड में दिया गया था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और यह भी आप जो इसका जो सूत्र है यह भी आप जरूर याद रखिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का जो सूत्र है R बराबर A/L होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए इसमें देख लेते हैं जो जिसका दिया गया था ऑप्शन में। और जो फैराड या ये जो फैराड है आपको विद्युत धारिता का इसमें एसआई मात्रक दिया जाता है, और वोल्ट है आपको विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, और एम्पियर विद्युत धारा का होता है तथा ओम का होता है, और विद्युत प्रतिरोधकता का ओम होता है जो आपको विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ओम मीटर मात्रक है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था प्रतिरोधकता का मात्रा आपको ओम मीटर है, और यह क्वेश्चन आपको देखिए बीपीएससी 2020 में पूछा गया है प्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपको 1997 क्वेश्चन पूछा गया था, और यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रकाश बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए कि एक प्रकाश बराबर कितना होता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। और प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो यह किसका मात्रक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा, यह दूरी का मात्रक है। यह भी क्वेश्चन देखिए आपको 2008 में यह क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, लेकिन बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2020 में यह क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछ दिया गया। तो क्वेश्चन भी आपको रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जितनी भी दूरी होती है वो क्या होती है? और प्रकाश वर्ष होती है। और हमने अभी कितना बताया था? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। देखिए आप यहाँ पे घुरा का क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा इसका, तो किसकी इकाई हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह दूरी की इकाई है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, तो यह भी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यह भी आपको दूरी का ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष यह क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है वो आपको प्रकाश वर्ष कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो उसका आपको अब कारण बताना है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, प्रकाश की गति कभी भी आपको कहीं भी आपको चेंज नहीं होती है, उसका जो गति है हमेशा क्या होती है, तो एक समान होती है। इसीलिए आपको जो प्रकाश वर्ष मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से खगोलीय दूरी होती है, जो कि आपको दूरी कभी कम घटती बढ़ती नहीं है, इसीलिए इसे रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए IAS प्री 2021 में पूछा गया, इसमें भी ये सारा यही दिया गया, तो इसको हमने नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, यानी एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे इसका डिटेल्स दिया हो गया, एक पारसेक को यदि मीटर में मापिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 10⁻16 मीटर हो जाएगा, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर हो जाएगा, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ये सब आपको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पारसेक मात्रक है, तो यह पारसेक आपको मात्रक किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आपको दूरी का मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो किसको हम गुना करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर को यदि आप गुना कीजिएगा तो आपको इंच में प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग में बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें डिटेल्स दिया गया कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, और साथ ही 1 फीट बराबर कितना होता है, तो 0.305 मीटर होता है, और 1 फीट बराबर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30.5 गुने 10⁻7 नैनोमीटर होता है। इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नैनोमीटर होता है, तो ये देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10⁻⁹ होता है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका डिटेल्स दिया गया, तो डिटेल्स हमने तो पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो यह भी क्वेश्चन आपको देखिए फिर 2016 में भी पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एम्पियर मापने की इकाई है, तो एम्पियर मापने की जो आपको इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा हो जाएगा। इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं कि एम्पियर विद्युत मापने की इकाई है, यदि किसी चालक तार की 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6 गुने 2.5 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होती है, तथा इसके इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरी सिरों से बाहर निकलती है, यानी कि जितना आप एक सिरे से दे रहे हो वो दूसरी सिरे से उतना ही निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादित की जाती है उसी को नापते हैं मेगावाट में, और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो 10⁻6 वाट होता है, वाट होता है, इसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हो गया कि 1 वाट बराबर कितना होता है, 10⁻6 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको सूची मिलान करना है इसमें कि कौन सा सूची आपको सही दिया गया है, इसमें मिलान कर लेते हैं कि कौन सा सूची आपको जो सही दिया गया है। तो यह जो आपको हो जाएगा, त्वरण का जो एसआई मात्रक क्या है, तो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बल का जो एसआई मात्रक क्या है, तो आपको न्यूटन हो जाएगा, और कृति कार्य का जो एसआई मात्रक है आपको जूल हो जाएगा, और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 इसमें किस में दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सुमेलित नहीं है, तो
तो इसमें कौन सी आपको सम्मिलित नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपको सम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं, बल का एसआई मात्रक आपको न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है और द्रव्यमान का केजी होता है। और जो बल का जो एसआई मात्रक होता है सीजीएस में वो डाइन होता है, लेकिन यदि एसआई में पूछ दिया तो आपको पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएस भी आपको जो सीजीएस इसका मात्रक है डाइन, ये भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किस राशि का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकृति का एसआई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। और विकृति का एक बीमाहीन राशि अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसका इसमें भी देखिए आपको दिया गया है कि इसमें आपको मिलान करना है। तो जो वाट है, जो वाट को हम किस में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए का डी हो जाएगा। जो शक्ति है, वाट को हम शक्ति में ही ना मापते हैं। और साथ ही नॉट को हम किस में मापते हैं, तो नॉट का हो गया आपको समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे हम नॉट में मापते हैं। और नॉटिक मील में किसे मापते हैं, तो यह जो मापते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौ संचालन। और कैलोरी को हम उष्मा में मापते हैं, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आपको वही दिया गया है कि जो आपको जो मिलान करना है सब इसमें मिला के लिखा हो गया है। यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अभी आपको मिलान करना है कि जूल का जो इसमें मात्रक होगा वह किसका मात्रक होगा, तो यह आपको हो जाएगा जूल का जो मात्रक हो जाएगा आपको कार्य का ऐसा ही मात्रक आपको जूल है। और एम्पियर आपको किसका मात्रक हो जाएगा, तो यह आपको विद्युत धारा का हो जाएगा, विद्युत धारा का। और वाट किसका हो जाएगा, तो वाट आपको सामर्थ्य यानी कि कार्य का हो जाएगा। और वोल्ट किसका हो जाएगा, तो वोल्ट आपको विभवांतर का हो जाएगा। और कैलोरी उष्मा का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जो आपको सुमेलित नहीं है। साथ ही सुमेलित के बाद में नॉट का जो है प्रयोग कहाँ कहता है, तो जहाज की चाल मापने में। और नॉटिक मील का नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी को मापते हैं। एंगस्ट्रॉन को प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है उसको हम एंगस्ट्रॉन में ही नियुक्त करते हैं। और प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, समय की मापन नहीं किया जाता है, इसमें आपको दूरी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रॉन इकाई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है कितना, ये भी आप लिख लीजिएगा, 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है। यह क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया, ये भी देखिए यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में। और 1 वाट बराबर कितना होता है, तो 1 वाट बराबर आपको 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 हॉर्स बराबर 740 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है, मिलान करके बताना है कि कौन सा किसका होगा। तो इसका देख लेते हैं, उच्च वेग को हम किस में मापते हैं, तो आपको मैक में मापते हैं। और तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। और दाब को पास्कल से मापते हैं। और ऊर्जा को आपको जूल से मापते हैं। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो पास्कल से हम दाब को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जूल से जो हम क्या मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो कितना लंबाई प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, इसका सुमेलन सही नहीं किया गया है। और डेसिबल को ध्वनि की प्रबलता की इकाई हो जाएगा। अश्व शक्ति की इकाई है। और समुद्र मील नौ संचालन की जो इकाई होती है वो समुद्र मील होते हैं। लेकिन आपको जो सेल्सियस है यह किसकी इकाई हो जाएगा, तो सेल्सियस आपको ताप जो मापने की इकाई वो सेल्सियस होती है, ना कि उष्मा की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी आपको यहाँ पे इसी जो हम जितना बताते हैं उसी का इसमें डिटेल्स दिया हुआ रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है, तो इसमें कौन सी आपको उष्मा की इकाई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाट है जो आपको शक्ति की इकाई है, आपको उष्मा की इकाई नहीं है।
किलो कैलोरी आपको ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी भी आपको ऊष्मा की इकाई है, और किलो जूल भी आपको ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट है जो आपको क्या है, तो यह शक्ति का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो आपको ऊष्मा की इकाई नहीं है, आपको यह ताप की इकाई है। ताप और ऊष्मा में बहुत डिफरेंस होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसका देखिए हम डिटेल्स आपको पढ़ के बता देते हैं। इसका डिटेल्स क्या है कि ऊष्मा का इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि ताप का इकाई आपको है। कैलोरी, जूल और ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, तो तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो आपको ऊष्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी बराबर ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम होता है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें डिटेल्स बहुत अच्छे से दिया गया है कि द्रव्यमान मापने का लघुत्तम इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पोकोग्राम और फोम्टोग्राम है। तो इसे देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 1 पिको बराबर ग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है, और 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम होता है, और 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम होता है, और 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻3 ग्राम होता है, और 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पास्कल इकाई है। तो पास्कल आपको इकाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की हो जाएगी। इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है, इसे आप जरूर याद रखें। दाब एक आपको अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जिसे पास्कल कहते हैं, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे इसका जो एसआई मात्रक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, तो यह आपको दाब का है। दाब ही क्या है, तो आपको यह अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दाब का इकाई क्या है। तभी हमने ही पढ़ा कि दाब की इकाई आपको क्या दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमने डिटेल्स ही अभी खुद पढ़ लिया था कि दाब का मात्रक है। इसमें भी आपको देखिए दाब का मात्रक पूछा गया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं आपको दाब का इसमें मात्रक हो जाएगा कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपको होने वाला है कि परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिस्थितिकी दाब की इकाई जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसके आपको बार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लेते हैं डिटेल्स में। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रा का आपको बार होता है जो 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। यह क्वेश्चन आप जरूर रखिएगा कि 1 बार बराबर आपको 10⁻5 पास्कल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य है, तो वो किसके समतुल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.0 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। यह देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब है। यह जो आपको अदिश राशि है पहले ही हमने पढ़ चुका था। यदि आप डिटेल्स पढ़ते हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन आपको रिपीट जो होता है उसी के डिटेल्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सदिश राशि कौन हो गया, तो बल हो गया, वेग हो गया और त्वरण है, ये सब क्या है, तो आपको ये सदिश राशियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन इसका डिटेल्स से भी कुछ दिया गया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो इसे भी आप जरूर कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बल हो गया, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, यदि आप ये सब सारी सदिश राशियाँ हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपको आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब आपको अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें सही बताना है कि इसमें कौन सा आपको जो सही दिया गया है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है,
तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। ये एक कैसी राशि है? तो आपको यह अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी देख लेते हैं डिटेल्स। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य आपको विद्युत विभव कहता है। इसका एसआई मात्रा कपो जूल पर कूलम होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्रफल क्या है? तो यह सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो वह तेल का जो एक बैरल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। एक बैरल बराबर आपको कितना होता है? तो 158.9873 लीटर होता है। बैरल को यदि हम घन मीटर में मापेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0.158987 घन मीटर हो जाएगा। तो बैरल को हम यूएसए गैलन में नापेंगे तो 42 हो जाएगा, और एक बैरल को यूके गैलन में नापेंगे तो हमको 34.9723 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्मी मीटर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, उसमें देख लेते हैं कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, और एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। इस तरह आप देख रहे हो कि जो फर्मी मीटर है वो सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको इसमें भी मिलान करने के लिए दिया गया है कि क्यूसेक बायो रिएक्टर को जो हम इसका सही संबंध आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका देख लेते हैं कि किसका मिलान आपको सही दिया गया है। तो क्यूसेक को हम किस में मापते हैं? सबसे पहले ये सब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, तो यदि आप जो क्वेश्चन को जानते हैं सबसे पहले उसका मिलान कीजिए। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं किसको? जिसको हम जानते हैं कि बार का जो जो मापा जाता है, बार को हम किस में मापते हैं, किसको हम, या फिर किसको हम बार में मापते हैं? तो दाब को हम क्या मापते हैं? तो बार में हम मापते हैं। और जो है क्यूसेक को हम किस में मापते हैं? तो प्रवाह की दर को हम क्यूसेक में मापते हैं। और रिएक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और बाइट में हम क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर को मापते हैं। इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है। ऐसा आपको सर इसमें डिटेल्स दिया गया, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में आपको जो मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का जो प्रवाह आपको क्यूसेक में ही मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापने वाली इकाई है? तो हम ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन के द्वारा मापते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसका जो डिटेल्स देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप दाब के 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत में व्यक्त करता है। एक डॉप्सन की इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणुओं प्रति वर्ग मिलियो के क्या होता है? समतुल्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ जाता है? तो यह भी क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो ओजोन की जो परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो जाए। यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए थे आपको हमने इसका पढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, आगे भी इसका क्वेश्चन दिया गया, इसी का इसमें पार्ट 2 समझ लीजिए कि प्रश्न कोश इसमें भी दिया गया। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नव संचालन के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सोनार का आपको कभी कभी इसका जो फुल फॉर्म है यह भी पूछा जाता है कि सेफ जरूर जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, सोनार का प्रयोग होता है। इसमें जो इसका फुल फॉर्म होता है नव संचालन द्वारा, इसका प्रयोग आपको नौ संचालन द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति के लिए उच्च आवृत्ति का प्रस्रव, इसमें आप यह भी याद रखिएगा, प्रस्रव तरंगे इसमें छोड़ जाती है, को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रति ध्वनि रूप में लौटती है, जिसकी सहायता से महासागर डूबी हुई किसी वस्तु की स्थिति मालूम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनार का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोनार से हम क्या उपयोग करते हैं? सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो आपको बता दिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराश्रव तरंगे हम उसमें उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं, इसका डिटेल्स थोड़ा अच्छा है कि ओडोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो
तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और वोडाफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति को सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह पवन का वेग का मापन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायु गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा, जिसमें हम वायु गति को मापते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सुमेलित नहीं सही किया गया है। तो आमीटर का विद्युत धारा होता है, पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए जाता है, और एनीमोमीटर जो है वायु की जो चाल होती है उसको मापते हैं। लेकिन टोक्यो जो टैकियोमीटर जो है यह किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एक प्रकार का एक सर्वेक्षण उपकरण है। यहाँ पे आप डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया कि टोक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयनों और दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया जाता है। अन्य विकल्पों युग्म सम्मिलित है। पायरोमीटर आपको किसी भी दूरस्थ के उच्च तापमान के लिए आपको पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिया गया कि पायरोमीटर किसे मापने के में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का। यह क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यूपीए पीसीएस आपको 2008 में पूछा गया, फिर आपको मेंस में पूछ दिया गया, प्री में पूछ दिया गया, फिर आपको प्री में पूछ दिया गया। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। इसे आप डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। पायरोमीटर पूर्ण विकिरणन उत्तम मापी है, यह भी आप याद रखिए। कैसा है? तब पूर्ण विकिरणन उत्तम मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की मापी की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? तो स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जन विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि E बराबर E समानुपाती T4 होता है। इसकी सहायता से दूरी की वस्तु यथा सूर्य के तापमान मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान नहीं मापते, यानी कि मिनिमम इसमें आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड मापे जाते हैं। और इससे आप ऊंचे ही माप सकते हैं, क्योंकि इस तापक्रम पर वस्तु की उसमें विकिरण उत्सर्जन नहीं होती है, इसीलिए आपको चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए जाता है? तो हमने भी पढ़ा था, पायरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि निम्नलिखित तापमापों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो जो आपको विकिरण तापमापी है उसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु होता है वह क्या होता है? तो 2000 जो सेंटीग्रेड माप लेता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण जो पायरोमीटर के द्वारा इसे भी हम माप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह कितना 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पाइराहिलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलर रेडिएशन का जो मापन इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैसों का दाब है जो आपको मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन हो रहा है, इसमें आपको मिलान करना है, कौन सा आपको मिलान इसमें मिलान किया गया कि मापन की जो राशि दी गई है उपकरण यंत्र एमीटर को हम किसमें एमीटर को के द्वारा हम किसको मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा किसके मापते हैं? साथ ही स्प्रिंग तुलना बैरोमीटर के द्वारा किस। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका आपको रेगुलर वीडियो की जब भी हम डालें तो इसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम समय हो इसे हम कंप्लीट करा दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ पर हम इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको देख लेते हैं आमीटर के द्वारा हम किसकी माप करते हैं? तो आमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा की जो माप आमीटर से किया जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि हाइग्रोमीटर के द्वारा हम किसकी माप जाते हैं? तो सापेक्षिक आर्द्रता की माप करते हैं। और स्प्रिंग तुला से हम किसकी माप करते हैं? तो भार की माप करते हैं सब नंबर। और बैरोमीटर से आपको दाब की माप करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 A का 3 हो जाएगा और A का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे आपको इसका डिटेल्स मिलान करके इसमें लिखा गया। इसका देख लेते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीटर, इसका सही सुमेलन नहीं किया। सही सुमेलन का देख लेते हैं। ऑडोमीटर जो वाहनों की पहियों की गति, जो दूरी जो मापी जाती है, और ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। ऑडियोमीटर आपको विद्युत तीव्रता मापक युक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमीटर से नापी जाती है, हमने भी पढ़ा। ये आपको देखिए 2018 2019 बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब के मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो जो वायुमंडलीय दाब मापता है तो उसे ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बैरोमीटर दाब मापने के लिए जो वायु दाब मापने के लिए हम वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अब बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आना तूफान मौसम संकेत होता है। यदि यह भी क्वेश्चन आपको जाता है कि जो बैरोमीटर है उसका यदि पारा नीचे आ जाए, एक बार एक नीचे आ जाए, तो जो अचानक आपको तूफान आने की उसमें संभावना होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि साधारण बैरोमीटर में कौन सी द्रव प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारा का उसमें प्रयोग किया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो वह दूध की जो अपेक्षित घनत्व है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दूध की घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो पहले हमने बता दिया लैक्टोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता जो नापी जाती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा इसे नापन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिटेल्स देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से आपको से जल द्रव का घनत्व मापा जाता है, और पोटेशियोमीटर से आपको विभवांतर की माप किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है। तो हवा में आर्द्रता मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका हम डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं कि वायु की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग की सापेक्षिक प्रकाश के गुण का मापन करता है। और यूडोमीटर का प्रयोग प्रयोगशाला में जिसका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसका किसी गैसीय मिश्रण का आयतन में होने वाले परिवर्तन का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र में प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर का इसमें प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो ये इसमें से आपको जो क्या नापा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वातावरणीय आर्द्रता को इसमें मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है। तो आर्द्रता का जो मानांकित ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइग्रोमीटर से इसे मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइग्रोमीटर से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ये आपको हाइड्रोमीटर है, ये आपको हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं कि हाइग्रोमीटर के द्वारा आपको वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। लेकिन यदि हाइड्रोमीटर कह दिया तो आपको जो द्रवों या जल की जो तुलनांक घनत्व होता है वो आपको हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसमें आपको कौन सा सही सुमेलन है ये आपको टिक आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थर्मोमीटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये आपको सही सुमेलन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिटेल्स देखते हैं। थर्मोसिस्टर्स एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध में बदलाव, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको मिलान करना है। तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसका मिलान। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की जो गति को हम मापन करते हैं। स्फेग्नोमीटर के द्वारा हम किसकी माप करते हैं, तो रक्तचाप के आपको स्फेग्नोमीटर के द्वारा माप करते हैं। और लैक्सीमीटर का जो माप है वह इसका जो माप है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको प्रकाश की जो तीव्रता की मापन किया जाता है। तो बच गया कौन सा, कैरोटोमीटर के द्वारा हम सोने की शुद्धता माप करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का क्या नाम है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्फेग्नोमीटर के द्वारा इसे मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पास 10 पर पावर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैरोमीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्सीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार उपयोग में आता है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रडार उपयोग में आता है, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका डिटेल्स आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है, इसे देख लीजिएगा। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। यह वस्तु का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों का मध्यम दूरी की वस्तु की स्थिति, ऊंचाई, दिशा इसमें पता चलता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। रेडियो का जो फुल फॉर्म होता है रडार का, वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर जो आपको मापी जाती है, ऑप्शन नंबर से हो जाए भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। इसका डिटेल्स देख लीजिए कि रिएक्टर स्केल भूकंप की परिमाण की माप का एक पैमाना है। यह एक लॉग स्थित स्केल है जिसमें 9 भागों में बांटा गया एक पैमाना है। रिएक्टर स्केल के प्रत्येक आगे जो संख्या होती है पिछले का 10 गुना होता है। यह जरूर याद रखिएगा। जो इसमें रिएक्टर का जो स्केल होता है पीछे के अनुसार जो अगला होता है वो उसमें 10 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक में से ही भूकंप की परिमाण के आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयुक्त होता था। यद्यपि बधुता प्रेस एवं मीडिया द्वारा इस रिएक्टर स्केल के नाप की अभिहित किया गया। इसे इसका और डिटेल्स दिए गए, देख लेते हैं कि विभिन्न परीक्षा संस्थानों में भूकंप मापी संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर आपको तीव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप तीव्रता को मार्क केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है। परिणाम का सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर यद्यपित किया जाता है। परीक्षा प्रश्नों के भूकंप की तीव्रता में अंश सामान्यतः भूकंप शक्ति से है। विकल्पों में मार्केली स्केल ना होने के कारण रिएक्टर स्केल, आगे प्रश्नों में सिस्मोग्राफ में इसका स्वरूप और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता माप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? और भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर इसे मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह किसके मापने के लिए? ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, भूकंपीय लहरों के आयाम मापने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर ही मापी जाती है। इसका हम डिटेल्स भी पढ़ चुके हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका सुमेलन सही नहीं दिया गया है। सब कुछ देख लेते हैं। सेल्सियस तापमान को मापती है, और HR गुणांक आपको रक्त को मापती है, और किलोवाट आवर आपको विद्युत को मापती है, और साथ ही रिएक्टर पैमाना है जो आपको भूकंप की तीव्रता को मापती है। आर्द्रता के लिए आपको क्या होगा? तो आर्द्रता के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आर्द्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया गया कि देखिए, रिएक्टर पैमाने मापने के लिए रिएक्टर पैमाने आर्द्रता नहीं, आपको भूकंप के मापन के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो कौन सा पैमाना है जिसमें आपको ऋणात्मक मान देखने को नहीं मिलता है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको केल्विन हो जाएगा। क्या? तो केल्विन आपको जो इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने में ऋणात्मक मान होता है, लेकिन केल्विन में नहीं होता। निम्न में भूकंप तापमापी यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेन गेज है। सॉरी, रेन गेज नहीं हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 39 का भूकंप तापमापी है। तो आपको हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा इसे मापा जाता है। रेन गेज तो वर्षा के मापन के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आपको डिटेल्स में भी दिया गया, इसे भी पढ़ देते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की संसूचना का मापन हेतु होता है, और क्रेस्कोग्राफ पौधों की जो वृद्धि होती है उसके मापन के लिए किया जाता है, जिसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु 1900 में किए थे। और रेन गेज वर्षा मापी के लिए किया जाता है, और गीगर काउंटर का एक प्रकार का कण अनुवेदक है जिसका आयनित विकर्ण को मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ में मापी जाएगी। हमने इसका डिटेल्स भी देख लिया। निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन आपको फिर रिपीट हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है?
तो भूचाल रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको सुमेलित करके बताना है कि इसका कौन सा सुमेलन सही हो जाएगा। तो भूकंप मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब विद्युत धारा को मापने के लिए आपको अमीटर का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, आंसर आपको ए हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको दिया गया है, यहाँ भी आपको मिलान ही करना है कि मिलान करके बताना है कि कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो फायदोमीटर का जो है प्रयोग है कहाँ करते हैं, तो फायदोमीटर का जो प्रयोग आपको समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, और बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, और हाइग्रोमीटर की जो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, और अल्टीमीटर की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो 1 का 4 क्या हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा, और 4 का 3 हो जाएगा, 1 का 4 4 का 3, बी आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायदोमीटर का उपयोग किसे मापन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फायदोमीटर का जो प्रयोग है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए आता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको इसमें भी आपको मिलान करना है, एनीमोमीटर का जो प्रयोग है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एनीमोमीटर का हो जाएगा वायु वेग में, सिस्मोग्राफ को भूकंप में हो जाएगा, और बैरोग्राफ का जो होता है हाइग्रोमीटर का आर्द्रता होता है, और बैरोग्राफ का आपका वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको मिलान करके डिटेल्स में दिया गया था, निम्नलिखित में किसे सुमेलित नहीं है। तो किसका सुमेलन है जो आपको सही नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सुमेलन आपको सही नहीं किया गया। मैनोमीटर का दाब हो जाएगा, और क्यूरेटर क्या हो जाएगा, आंतरिक दहन इंजन हो जाएगा, और कार्डियोग्राफ का हृदय का गति हो जाएगा। लेकिन आपको सिस्मोमीटर का जो हो जाएगा, इसका देख लेते हैं, सिस्मोमीटर नामक जो यंत्र का भूकंप जो मापन के लिए इसमें किया जाता है, क्यूरेटर का इंजन का, इसे हम पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका देख लेते हैं, फोनोमीटर का, इसका डिटेल्स देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नहीं देगा। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति की मापन के लिए इसमें प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलियोग्राफ है जो आपको झूठ का पता लगाने वाला यंत्र हो जाएगा। इसका डिटेल्स देख लेते हैं, पोलीग्राफ है झूठ को पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर है जो उच्च ताप मापने वाला यंत्र हो जाएगा, और गायरोस्कोप है जो घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किया जाता है, और काइमोग्राफ जो है शरीर की क्रियाओं के ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला आपको यंत्र है, जिसमें आपको रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी के मापन में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थियोलाइट है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं, क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल के कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोलाइट का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने चैप्टर जो मापन और मात्रक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे इसका हमने सारा डिटेल्स के साथ आपको करा दिया। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें यदि आपको कोई भी सुधार या फिर आपको यदि राय देना चाहते हो कि नहीं सर इसमें थोड़ा ऐसे हट के कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, उसमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर दीजिएगा, हम उसको भी आपको अगला वीडियो में जरूर इंप्रूव करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक भी नहीं किया वो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो कल ही आपको एक वीडियो और ही अपलोड किया है, जल्द ही इसका आपको मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।